नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला बिजनेस चैनल सीएनबीसी। तो सीएनबीसी आवाज के आज के वीकेंड एडिशन में टक्कर में हम बात करेंगे घुसपैठ की। वाकई घुसपैठिए देश की अर्थव्यवस्था को खोखला बना देते हैं। घुसपैठिए आपके हितों की रक्षा नहीं करते हैं, उनके अपने हित होते हैं। और क्या इस देश में घुसपैठियों को कुछ लोग कवर फायर दे रहे हैं? टुनाइट ऑन सीएनबीसी आवाज वील डिबेट ऑन दिस। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। पहले ये रिपोर्ट और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। সরকার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, থাকলে সমস্যা হবে, তাই আমরা চলে যাচ্ছি। এখন বলছে এখানে থাকা যাবে না, পুলিশই ধরছে যে এখানে থাকা যাবে না, বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের। एक वोट की ताकत क्या होती है ये जानना है तो जरा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर की ये तस्वीर देख लीजिए। ये वो घुसपैठिए हैं जो सालों से पश्चिम बंगाल में डेरा डालकर बैठे थे, लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार क्या बनी, ये उल्टे पांव बांग्लादेश भागने को मजबूर हो गए। बड़ी बात यह है कि सभी घुसपैठिए खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये अवैध तौर पर भारत में रह रहे थे। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने। देश भर से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। बंगाल की शुवेंदु सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि भारत में घुसपैठियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अब एक और बदलाव देखिए। बकरीद पर पश्चिम बंगाल में 107 सालों का इतिहास भी बदल चुका है। पहली बार कोलकाता के रोड पर नमाज नहीं हुई। पिछले साल और इस साल की तस्वीरों में से ये अंतर आप खुद ही देख सकते हैं। ये बदलाव पहले भी हो सकते थे, लेकिन शायद वोट बैंक का खास ख्याल रखने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को सड़कों का बंधक बनाना सूट करता था। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अब कोई भी माफिया हिंदुओं को धमका नहीं सकता है। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ पार्टियां दशकों से देश हित को ताक पर रखकर सिर्फ सत्ता के लिए अपने ही देश के नागरिकों का हक मार रही थी? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका इस चर्चा के अंदर। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिद्धार्थ यादव हैं, उनका स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। फैज खान है हमारे साथ, उनका अभिनंदन है। दीपक झा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नेता कांग्रेस पार्टी के, अभिनंदन है। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए थोड़ी देर के लिए। पहले बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। आज की बहस का एजेंडा क्या है? वोट बैंक के लिए कुछ विपक्षी दलों ने देश हित को ताक पर रखा, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे वो तुष्टीकरण हो। सत्ता के लिए विपक्ष को सड़कों का बंधक बनाना कबूल था, अब वाकई हो गया है, क्योंकि 100 साल में पहली बार बंगाल में सड़कें खाली दिखी हैं। दूसरा, बंगाल में बन रहे नैरेटिव का असर क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत कठिन होगी और महंत योगी आदित्यनाथ के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। चौथा, बंगाल, महाराष्ट्र से यूपी तक
बीजेपी के ध्रुवीकरण का गंदा घिनौना खेल खेल रही है। आज हम उसको भी एक्सपोज करेंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस बड़ी चर्चा में। एक वोट की ताकत क्या होती है, मैं इसकी शुरुआत करता हूं। एक वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। अंसार रजा, देखिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो शुरुआत आपसे करते हैं, आप और फैज खान साहब। अंसार रजा, क्या आपको लगता है एक वोट की ताकत दिखाई दे रही है बंगाल से लेकर आसाम तक, आसाम से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक? क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश जी, ये 27 लाख वोट जो काट दिए गए थे ना, ज़रा उसको एक वोट से कंपैरिजन कीजिए तो कौन सा भारी पड़ेगा। जिनके लिस्टों में नाम होने के बावजूद काट दिए गए और फिर आप कह रहे हो एक वोट से सरकार गिर जाती है। दूसरा, अभी बातों बातों में आपने कहा कि नमाज के लिए रोड को बंधक बनाया जाता था। इसका क्या मतलब होता है दोस्त? ज़रा बंधक बनाने का मतलब बता दीजिए तो मुझे। 20 मिनट की नमाज में रोड बंधक हो जाता है और रोडों पे नेताओं के भाषण हो जाएं और किसी धर्म के प्रोग्राम, हमें एतराज़ उस बात पर नहीं है, उससे बंधक नहीं होता है। 20 मिनट की मुसलमानों की नमाज जो साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है, उससे आपने कहा कि रोड बंधक हो जाते, उससे आज़ाद हो गए हैं। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है ये। अरे ये तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती थी कि मुसलमानों का धार्मिक प्रोग्राम है यार, करने दो इनको। इस मुल्क में सब की सड़क को जाम करने की जिम्मेदारी इससे पहले शुभेंदु अधिकारी से पहले, योगी आदित्यनाथ से पहले मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब सब पलट गया है। पलट गया ना, यही मौके, यही एक मौका। 1 मिनट आपने 1 मिनट बोल लिया। अभी कहाँ हुआ सर? अभी तो 3 सेकंड में टाइमर चल रहा है। 1 मिनट हो गया भाई, पढ़ के बता दो कितना मिनट हुआ। 1 मिनट 8 सेकंड। हाँ जी, ये देखो किनसे पूछा आपने भाई, यही तो कमाल है, यही कमाल है सर। इनसे क्या मतलब है? यही कमाल है। क्या मतलब है? इनसे क्या मतलब है? आपने देख लिया कि भैया बैठे हैं। मतलब क्या ये बताइए पहले। करो, आपने भी बोला था एक सेकंड यहाँ पर आपने बोला इनसे, इन्होंने टीका लगाया हुआ, इनसे मतलब है। एक सेकंड, आप टोपी मैंने मेरे कुछ बोला? ओके कैसे बात कर दिया आपने? ओके ठीक है, अभी सर पता चल जाएगा। ओके, आप शांति। ओके, कितना टाइम था? मैंने कोई तिलक नहीं लगाया। 1 मिनट 8 सेकंड समय हुआ था टाइमर में। चलिए ठीक है, ओके इन सर वही मानना पड़ेगा सर। ओके, वही मैं कह रहा हूं। मैं रुक करता हूं। मेरे साथ फैज खान साहब है। फैज खान साहब, आपका मौका है, आप अपनी बात को रखिए। यहां पर कहा गया कि ये सब कुछ पलट गया, बहुत अच्छा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। अमीश भाई, मीडिया के बारे में कहा गया ए ड्रॉप ऑफ इंक मेक अ मिलियन थिंक। ठीक उसी तरीके से एक वोट के बारे में कहा जा सकता है। जब एक वोट सही जगह पड़ता है तो इस्लाम अपने सही स्वरूप में आ जाता है। नमाज सड़कों पर नहीं होगी, मस्जिदों के अंदर होगी। कुर्बानी खुले में नहीं होगी, कुर्बानी स्लॉटर हाउस के अंदर में होगी। और एक वोट की ताकत है कि मुसलमान खुद कह रहा है गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। ये एक वोट की ताकत है कि अब वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा। ये एक वोट की ताकत है कि अब मुस्लिम समाज कायदे में है तो हर कोई फायदे में है। ये एक वोट की ताकत है कि रोहिंग्या खुद देश छोड़कर जाना चाहते हैं। और अमीश भाई, ये एक वोट की ताकत है कि गुंडा तत्व अब किसी पर अत्याचार नहीं कर रहे, उन्हें नग्न करके कलकत्ता की सड़कों पर बिठाया जा रहा है। ये एक वोट की ताकत है कि भारत 2047 में विकसित भारत बनने की ओर है। जी, जी। एक वोट की ताकत है कि हम फिर से अपने पुनर्वैभव को 50 सेकंड आपने 48 सेकंड में अपनी बात को खत्म कर लिया। मैं आपके बाद आता हूं। ये एक वोट की ताकत है जो 100 साल में लेफ्ट और टीएमसी की सरकारें नहीं कर पाई, वो 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिखाया। घुसपैठियों को कहा भारत छोड़ो और सड़क अब बंधक नहीं बनेगी। कौन से घुसपैठी है और क्या कहना चाहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम है कि नहीं? अतिथि देवो भव है कि नहीं? भारत एक महान मुल्क है। हमारी शरण में इतिहास में जो भी आया, सारे भगवतधारी वही एक बैठे हुए हैं, देखिए टीका लगा करके, ये भी एक बैठे हैं। ये सब हर डिबेट में कहते रहे, हर धर्मगुरु मुझे कहता रहा, हमारा सीना विशाल है। भारत का सीना इतना विशाल है, उसने सबको संभाल लिया। सारी संस्कृतियों को शरण लेने कोई आया और हिंदू खड़ा है तो बोलेगा आओ मैं तुम्हें शरण देता हूं। और आज संकुचित हृदय के साथ आपको एक गरीब नेपाल का आदमी, भूटान का आदमी, श्रीलंका का आदमी जो आता है, गाड़ियां साफ करता है, होटल का वेटर बनता है, आपको नामंजूर है। कौन से घुसपैठी है? घुसपैठी नहीं, आपका टारगेट इस देश का मुसलमान है। वो देखिए वो बैठे हुए हैं, आरएसएस टारगेट है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, खुश हो रहे हैं। मुसलमान अब कायदे में आ गया। कौन बोल रहा है? खुद एक मुसलमान बोल रहा है, मुसलमान कायदे में आ गया। यानी कि अब तक 70 साल तक इस देश का मुसलमान कायदे में नहीं था। ओके सिद्धार्थ यादव, ये बहुत बड़ा ब्लेम लगाया गया।
जिस तरह की बातें कही गई, कहा गया कि आइए आपकी गाड़ियां कौन साफ करेगा, आपका ये सब कौन, बाकी काम होटल के काम कौन करेगा। तो कह रहे घुसपैठियों को एक अलाओ सर्टिफिकेट दे दीजिए, कहीं गलती से इनकी सरकार बन गई तो ये एक सर्टिफिकेट बांटेंगे कि आइए आप घुसपैठ करिए, भारत में सर्टिफिकेट हम आपको देंगे। क्या करिएगा? इस देश की ऑपोजिशन पार्टी का एक नेता ऐसा बोल रहा है। भाई देखिए अमीश जी, भारत निश्चित तौर पर एक महान देश है, पर धर्मशाला थोड़ी है। बाहर से कोई भी आएगा उसको घर में थोड़ी बैठा लेंगे। कोई भी आया, गाड़ी साफ करवानी है विवेक श्रीवास्तव को तो घर में बैठा लेंगे। कमाल बात है। ये क्या तर्क हुआ? ये एक वोट की ताकत है कि इनके जैसे नेता आज देश की संसद में नहीं बैठे। ये एक वोट की ताकत है कि आज ऐसा विचार देश की सत्ता पर काबिज नहीं है। ये एक वोट की ताकत है कि जो देश में कहा जाता था 370 कभी नहीं हो सकता, राम मंदिर कभी नहीं बन सकता, वो बन करके दिखाया। ये एक वोट की ताकत है। ये एक वोट की ताकत है। गणेश कुमार की ताकत है। ये गणेश कुमार की ताकत है, वोट की ताकत नहीं है। मत बोलिए, इलेक्शन कमीशन की ताकत है, बीच में मत बोलिए, वोट की ताकत नहीं है। हो गया अभी विवेक अपने टाइम पे बोलिए। एक वोट की ताकत है अमीश जी, जो टीएमसी 15 साल में नहीं कर पाई, हमने 15 दिन में करके दिखाया। 15 साल में नहीं कर पाए, आप जमीन नहीं दे पाए, आप जो असम में नहीं कर पाए, आप जो दिल्ली में नहीं कर पाए, एक वोट की ताकत है। दिल्ली की सरकार थी, ऑफिशियल ऑर्डर निकाला, रोहिंग्याओं को 10,000 रुपए महीना देती थी, फ्री पानी का टैंकर देती थी, राशन की किट देती थी। ये एक वोट की ताकत है। रोहिंग्या बैग समेट करके बॉर्डर पे बाहर जा रहे हैं, ये आपके एक वोट की ताकत है। ओके, मैं अब रुक करता हूं आपका दीपक झा, एक बात तो सच्ची है कि एक वोट की ताकत बहुत कुछ करा देती है। क्या आपको लगता है जो कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, लेफ्ट की सरकार नहीं कर पाई, ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर पाई, वो बीजेपी की सरकार ने आते ही कुछ दिनों में कर दिया, महीनों में भी नहीं, कुछ दिनों में कर दिया? आपका 1 मिनट। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसका मतलब आप उनके ऊपर भी सवाल करें। बात यह है कि हमारे लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़ के है, उसके लिए हम सब कुछ और सर्वस्व न्यौछावर करने की हिम्मत रखते हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि आज भाजपा ने जीएसटी लगा दिया, किसी से नहीं पूछा, नोटबंदी कर दिया, किसी से नहीं पूछा। जैसे एक बूंद नींबू का रस लाखों लीटर दूध को खराब कर सकता है, फाड़ सकता है, वैसे ही इनकी एक वोट की सरकार जो तानाशाही से सरकार चल रही है, वो आज देश को बर्बादी के कगार पे ला चुकी है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, कोई नहीं पूछेगा। आज बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहा है गाय खाइए, 14 साल पुरानी। यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी का बच्चा कहे कि आप लोग बुजुर्ग हो गए, आप किसी काम के लिए निकल जाइए घर से, कैसा होगा? नालायक औलाद होगी। तो बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो नालायक चीफ मिनिस्टर है, मैं आज आपके मंच से कह रहा हूं। दूसरा, हेमंता विश्व शर्मा जो कहता है मुसलमान घर के अंदर गाय खाएं, बाहर ना खाएं। तो गाय घर के अंदर खाई जा सकती है क्या? ऐसे नालायक पैदा हुए इस देश में। ओके, 1 मिनट। आपने बड़े सारे आरोप, वो कह रहे हैं 20 सेकंड में आप, मैं फिर राजकुमार भाटी करूंगा। सर 1 मिनट 10 सेकंड हो गए। आप एक वोट की ताकत कह रहे हैं, एक सीट आई है बंगाल में, एक सीट की ताकत 1.5 मिनट तक बोल रहे हैं। नालायक मुख्यमंत्री इनकी टोटल ही सीट एक आई, बंगाल 2 सीट आई ना, उसमें क्या दोनों? अच्छा, दोनों भी कहाँ के हैं? मैंने कहा ना, एक इनका दर्द मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब अपने 20 सेकंड मैं आपको इनका दर्द बता देता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा पंथ में, धर्म में नहीं जाना चाहता। असम में जितने इनके जीते हैं वो किस पंथ के हैं पूछ लेना। बंगाल में 2 जीते हैं, दोनों किस पंथ के हैं पूछ लेना। केरल में जितने जीते हैं किस पंथ के हैं पूछ लेना। अरे ये तो मुसलमान देश के नागरिक ये आईएनसी नहीं है, ये माओवादी मुस्लिम लीग है। एक वोट की ताकत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये तो सब बात हुई कि घुसपैठियों की बात हुई कि सड़क पर नमाज नहीं हो पाई, ये तमाम बातें हुई। लेकिन चिकन नेक थी, एक चिकन नेक थी जो ममता बनर्जी को सेंटर बार बार बोला था इसको केंद्र के हवाले आप कर दो, लेकिन उन्होंने उसको केंद्र के हवाले नहीं करा था। जिस दिन सरकार बनी, नेक्स्ट डे शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया और चिकन नेक, जहां बगल में इस्लामपुर लगता है और जिसको काटने की बात कई लोग कर चुके हैं, शर्जील जेल में इस समय मौजूद है, वो भी कर चुका है, वो चिकन नेक भारत के हवाले हो गई, यानी भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले हो गई। क्या आपको लगता नहीं है एक वोट की कीमत थी? क्योंकि 70 साल में ये सब कुछ नहीं हो पाया, एक वोट ने कर दिखाया। नहीं, जिसे चिकन नेक कहते हैं वो 3 राज्यों की सीमा में आती है। जी। और उसे भारत सरकार को कैसे पता नहीं सौंप दिया। क्या वो पश्चिम बंगाल का राज्य का हिस्सा नहीं रहा? अब जो हिस्सा था वो केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जा सकते हैं, उसका केंद्र को पहले भी अधिकार था। घुसपैठ पे आते हैं, अवैध रूप से घुसे हुए कोई भी लोग किसी भी देश के अगर हमारे देश में रह रहे हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें हमारी सहमति है पूरी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, करती कुछ नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है ताज़ा ताज़ा, कितने घुसपैठिए निकाल दिए, कोई आंकड़ा है आपके पास? नहीं होगा। मैं बताता हूं 2009 से 13 तक कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 30,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर निकाले गए, ये सरकारी आंकड़े हैं। और 2014 से 25 के बीच बीजेपी के शासन में मात्र 15,000 घुसपैठिए निकाले गए। गलत है। अभी जो 100-150 लोगों की फोटो दिखाई जा रही है कि वो सीमा पे जाके बैठ गए हैं, डीडी न्यूज उनके वो बाइट ले रहा था, उसमें कई हिंदू भी हैं। वो केवल ऐसा नहीं है यहाँ हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, उनमें कई हिंदू भी हैं। बगल में बोली। हाँ, कोई कारण रहा होगा कि वो लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, लोग रोजी रोटी की तलाश में या कुछ सुविधा पाने की तलाश में दूसरे देशों में जाते रहते हैं। फाइनल आंसर दीजिए, आप भी चाहते हैं कि जो रोजगार की, आपके अनुसार जो रोजगार की तलाश में भारत में अवैध रूप से आता है उनको परमानेंट नागरिक बनाने देना चाहिए, क्योंकि विवेक ने उसकी वकालत करी। मैंने कहा कि जो भी अवैध रूप से घुसा उसे बाहर निकाला जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। ये इतनी गंभीर बहस होनी चाहिए। वाली बात के ऊपर सिद्धार्थ यादव आपका जवाब जरूरी होगा। देखिए, बहुत लोग रोजगार के चक्कर में भारत में आ जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ना, जो ऐसे आए जा रहे हैं भारतीय। अरे अब भाटी जी 3,25,000। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अरे मैं उत्तर देना शुरू किया, आपको क्या पता? 3,25,000 भारतीय अमेरिका सीमा में घुसते हुए पकड़े एक करके। अभी इन्होंने बोला कि रोजगार की तलाश में भारत में आदमी आ जाता है। जो रोजगार की तलाश में आता है उसको अपने घर में रखिए। मैंने बोला समाजवादी पार्टियों के घर में रखिए, अपने नेता अखिलेश यादव के घर में रखिए। मैंने बोला वो भारत में क्यों रहेगा? बहुत प्रेम है ना बाहर से आने वाले। बहुत कारण है, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बहुत कारण है बाहर से जो आता है, उन गंभीर कारणों को अपने घर में रखिएगा, इन्होंने गलत आंकड़ा पेश किया, सबको मौका मिल रहा बराबर। इन्होंने एक आंकड़ा पेश किया, हमने इतने घुसपैठिए बाहर निकाले थे, भाजपा ने इतने निकाले। मेरे पास ये सामने है और उसका आंकड़ा ये बता दे, 23,926 केवल हमने 12 साल के अंदर अरेस्ट कर लिए बॉर्डर पे। आपने कितने करे थे? 1,000 भी नहीं। ठीक है, आप रोकते ही नहीं थे किसी को। अब जवाब, बाहर से आने वाले को रोकोगे नहीं, कोई बॉर्डर पे फेंसिंग सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं कि 10 सेकंड ले रहा हूं, किसी को आप रोकेंगे नहीं, बॉर्डर पे फेंसिंग करेंगे नहीं। जो अंदर आ जाएगा, जो वीजा लेके आया था, उस ओवर स्टे वाले को बाहर निकालने पर छाती पीट रहे हैं। यहां पर डिबेट पे खड़े होकर के बोला नहीं जाता कि घुसपैठिए इस देश से बाहर निकलने चाहिए या रुकने नहीं चाहिए। रोजगार का कारण बता रहे, मंशा इनकी साफ दिखाई देती है। ओके, वो सवाल आया, वो कह रहे क्या सवाल आया आपका? सीमा हैदर कैसे आ गई? वो तो उनके तो बच्चे वगैरह भी हो गए हैं, बेटा बेटी हो गए उनके। लेकिन अब मैं राजकुमार भाटी का रुख करता हूं। राजकुमार भाटी, वो कह रहे हैं कि आपको जितने घुसपैठिए रखने हैं अखिलेश यादव जी के या सपाइयों के घर पे रखिए, देश में मत रखिए। देखिए, ये उत्तेजना फैलाने वाली बातें करना एक अलग बात है, एक गंभीर नेता की तरह सवाल पे सही गंभीर जवाब देना वो दूसरी बात है। मैं तो कह रहा हूं इसका कोई सिस्टम बनाइए, जितने भी अवैध घुसपैठी हैं सबको बाहर करिए, लेकिन खाली अखबारों में हेडलाइन छपवा देंगे। सिस्टम क्या होता है बताइए? सुनिए, सिस्टम पहली बात तो जो आप अभी कह रहे थे, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। अगर सीमा के अंदर लोग आ रहे हैं बाहर से तो केंद्र सरकार उसके लिए झूठ बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। 500 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप कमाल, किसी बात को मानेंगे ही नहीं। क्या डिबेट होगी? आप किसी बात को एक्सप्लेन करिए। ये मतलब आपने कमाल का एक लॉजिक निकाला। आप बोल रहे कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि? बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल ऐसा इनकी जिम्मेदारी है, ऐसा बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। से पूछेंगे तो मैं बोलिए, आप से पूछ रहा हूँ। जिम्मेदारी निश्चित तौर पर केंद्र की है, पर जो लैंड है वो राज्य की होती है। क्यों नहीं दिया 600 किलोमीटर की भूमि? बंगाल में 600 किलोमीटर की भूमि क्यों नहीं दी? आप क्या चाहते हैं कि वहां पे फेंसिंग ना बने, वहां पे बाढ़ ना बने और बीएसएफ का जवान वहां खड़ा रहे और कोई उसको शांति मिले? ऐसा कैसे? हमने 15 दिन में आके 75 एकड़ की भूमि बीएसएफ को दे दी, क्यों नहीं दे पाए 15 साल? ये विवेक क्यों नहीं दे पाए? 75 एकड़ की भूमि, मैं ऑडियंस से सवाल लूंगा। विवेक, एक बड़ा सवाल है, 75 एकड़ की भूमि चिकन नेक क्यों नहीं दे पाए आप सेंटर को? क्या आपको लगता नहीं है, ऐसा नहीं, सेंटर की हमेशा डिमांड रहती थी कि ये सेंटर के अधिग्रहण में होना चाहिए क्योंकि चिकन नेक है, देश का एक हिस्सा कट सकता है, क्यों नहीं दे पाए आप?
ये 15 दिन में आगे अगर सरकार कुछ दिनों में एक सरकार कर पा रही है, तो आपको लगता नहीं है ये वाकई जिन पार्टियों ने बंगाल में राज करा उनके मुंह पे तमाचे के समान है? बिल्कुल नहीं है सर। चिकन नेक अलग प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ शांति, सुनिए, बॉर्डर की फेंसिंग अलग प्रॉब्लम है। बड़े आराम से बीजेपी के हमारे मित्र कहते हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र के हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है साहब? आपकी पीठ पे चढ़ के थोड़ी भैया मुझे प्लीज आप मुझे बताइए, सब ऑडियंस आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपको दिल्ली से नोएडा आना है तो बॉर्डर से ही आओगे? अगर रोकना होगा तो पुलिस वाला रोकेगा दिल्ली की गाड़ी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर क्या रही थी और कैसे लोग आ रहे थे? मेरा चार्टर्ड प्लेन में उड़ के आ रहे थे, हेलीकॉप्टर में उड़ के आ रहे थे। सिद्धार्थ शांति, पहली चीज मेरा जो आपसे प्रश्न था उसका जवाब दे दीजिए कृपया करके। आप चिकन नेक क्यों नहीं सेंटर को दे पाए? इसका क्योंकि आपने सरकार चलाई है बंगाल में। चिकन नेक बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे नहीं है। चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बांग्लादेश से जोड़ती है। पर जंगा तो बंगाल के पास है, तो वो हमारे भारत में ही, वो हमारे ही कब्जे में थी हमेशा। क्यों नहीं दी थी? अरे वो इंडियन आर्म फोर्सेस कभी भी जाके ले लो। अरे कमाल है, वो बॉर्डर पे नहीं है। दिस इज द पॉइंट। अच्छा एक बात बताइए, बॉर्डर पे नहीं है। आप चलिए दूसरा सवाल मैं पूछता हूं। पूछिए सर। आप लगभग 100 साल बाद सड़क पर नमाज बंगाल में नहीं पढ़ी गई, ये आप क्यों नहीं रोक पाए? 35-40 साल आपने सरकार चलाई जी। आपने नमाज रोकने में तो बड़ी जल्दी दिखाई रोक देंगे नमाज, वो बैठे टोपी लगा करके, वो सबसे आगे। नहीं, नमाज नहीं रोकी गई। ठीक है नहीं रोकी गई। अरे मतलब दूध का धुला भी बनना है और काले काम भी करना है। सही तरीके से नमाज पढ़ाई गई है, नमाज रोकी नहीं गई है, जो इस्लामी तरीका है। एक सेकंड, करो काले काम, करो दूध के धुले। आप कह रहे हैं दूध का धुला भी बनना है, काले काम भी करना है। एक प्रश्न का जवाब देने का एक सवाल इन्होंने बोला, दूध का धुला भी बन रहा है, काले काम भी करने हैं। अच्छी बात बोली है। मैं आपसे पूछता हूं, सऊदी अरब में सड़क पे नमाज होती है? दुबई में, यूएई जिसे हम कहते हैं, सड़क पे नमाज होती है? जवाब हाँ या ना में देगा, फिर उसके आगे नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। वहां की आबादी हमारी आबादी बराबर है, वहां का क्षेत्रफल हमारा क्षेत्रफल बराबर नहीं बराबर है। वहां जगह है या नहीं है? यहाँ स्पेस नहीं है। वहां क्या होता है? वहां पे क्या वक्फ होता है? क्या वहां से वक्फ लैंड सबसे ज्यादा भारत में है, जिसपे लोग मॉल मल्टीप्लेक्स बनाकर रखे हुए, अपने घर बना के रखे हुए। नमाज पढ़ने के लिए आप क्यों नहीं देते? और नमाज से नहीं रोका गया है, सही तरीके से नमाज पढ़ने का अवसर दिया गया है। इस्लाम यही सिखाता है, सड़क घेर कर नमाज ना पढ़ो। जब मुस्लिम उलेमा मुफ्ती ये काम नहीं कर सके जो इस्लाम शिक्षा देता है, तो अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, नाम है नरेंद्र मोदी, नाम है योगी आदित्यनाथ जी, नाम है शुभेंदु अधिकारी जी, जिन्होंने इस्लाम का सही स्वरूप प्रस्तुत किया कि सड़कों का घेर कर नहीं, बल्कि मस्जिदों में नमाज पढ़ो, सड़कों पे कुर्बानी नहीं, अंदर कुर्बानी करो, इसलिए ट्रिपल तलाक खत्म करो, वक्फ का मैनेजमेंट करो। ये सही इस्लाम। अच्छा, ये घुसपैठियों को सिर्फ एक धर्म विशेष के साथ जोड़ा जा रहा है? सारी साजिश तुम्हारी अब्दुल को टाइट करने की है। कुछ भी, अरे मैं खुद अब्दुल हूं यार, सारा दंड, सारा अपने खुद को टाइट करने की करूंगा के लिए, सिर्फ अब्दुल के लिए। मैं अपने आप को टाइट कर दूंगा। एक घुसपैठिया, आतंकवादी, शर्जीली बात, सारा कानून, सारा कायदा, सारी सख्ती, सारी पुलिस, सारी फौज, सारी सड़क, सब पे मुसलमानों हो विवेक? कुछ भी चाहते हैं। एक सेकंड, अभी आपके सामने राजकुमार भट्टी ने बोला कि कुछ हिंदू भी थे घुसपैठियों के अंदर, वो भी बाहर जा रहे हैं। इसमें मुसलमान की बात ही कहां आ रही है? क्यों मुसलमान करे जा रहे? तब से मुसलमान का ढोल पीटना बंद करिए। इस देश के अंदर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जहां 72 के 72 फिरके इस्लाम के पाए जाते हैं, और वो भारत है। यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है और सामने तबलीगी जमात भी है। ये है भारत, और भारत में एग्जिस्ट करती है, और अब मुसलमान कर रहे हैं। जो बीजेपी के प्रवक्ता खड़े, उनसे एक सवाल है कि क्या ये आपके पास पूरी मेजॉरिटी थी पूरे संसद के अंदर में, आप बिल बना सकते थे कि केंद्र के जितने भी देश के बॉर्डर्स एरिया है, अगर वो सरकार नहीं, वहाँ के राज्य सरकार अगर नहीं देती जमीन, तो केंद्र सरकार जबरदस्ती उनसे अधिग्रहण करता है और अपनी सिक्योरिटी मजबूत करता है। ये बिल बना सकते थे आप। दूसरा सवाल आपसे है विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आप इतना घुसपैठियों के लिए बात कर रहे हैं, अभी एयरपोर्ट के बीच में जो है एक मस्जिद है, क्या वो सबसे हाई सेंसिटिव जोन है, उसको हटाने की बात हो रही है, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है? ओके, मैं पहले सिद्धार्थ यादव आपसे सवाल पूछा गया, जवाब। मैं सैद्धांतिक रूप से इस प्रश्न से सहमति नहीं रखता। देश की सुरक्षा करने के लिए जबरदस्ती क्यों करे? जबरदस्ती 7 चिट्ठियां लिखी गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को, 11 बार चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करी, पूरा केंद्र का डेलीगेशन आ रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, छोड़िए जबरदस्ती, आप कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद जो जमीन ना दे,
हल्ला काट करके घुसपैठियों के साथ गलवैया करने वाली टीएमसी, और आप कह रहे हैं जबरदस्ती। शांति, एक वोट शांति, की शांति। ताकत है, एक वोट की ताकत है। आपने भाजपा को चुना, 15 दिन के अंदर ये हो गया। घुसपैठियों के खिलाफ भारत अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहा है। क्या कांग्रेस का साथ मिलेगा? क्योंकि हाई लेवल कमेटी देश के गृह मंत्री ने बना दी है और ये एग्जैक्टली 370 का फॉर्मेट है। जैसे 370 के लिए कमेटी बनी थी और उसके बाद 370 हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। क्या वाकई इस घुसपैठियों के खिलाफ ये निर्णायक अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जा रही है घुसपैठियों के खिलाफ? क्या कांग्रेस का साथ रहेगा? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंची है। सरेंडर वाला तो है नहीं कि अमेरिका बोलेगा सरेंडर कर दो तो सीज फायर कर देंगे। बात है कि नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जैसे नोटबंदी लाए थे, किसी से नहीं पूछा था। चुप रहिए एक सेकंड शांति, वो किसी के बीच में नहीं पूछा बोले। था। नोटबंदी लाए थे, किसी को बताया था भाइयों बहनों नोटबंदी करना चाहता हूं? अरे भाई, देश आपका है, सुरक्षित हाथों में रहना चाहता है। आपको 400 सीटें प्लस मांग रहे थे, लेकिन आपको पूर्ण बहुमत दिया देश ने, आप पे भरोसा किया था। लेकिन हिंदू, मुसलमान, गौ माता और घुसपैठिए तो एक बहाना है। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करना इनका इरादा है। आज इस देश में महंगाई, बेरोजगारी पे आप इनसे सवाल मत करिए। हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों में आज ये कह रहे हैं कि हम गौ माता घोषित करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक बार इनके लिए और इनके लिए ताली बजाइए कि गाय को गौ माता घोषित करने के लिए सड़कों पे उतर आए हम मुसलमान। गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, पशु जानवर को कहते हैं राष्ट्र माता घोषित करो। ठीक है, माता घोषित करो। पशु नहीं, माँ पशु नहीं हो सकती। माँ होती है, लेकिन 14 साल के बाद वो मां नहीं रहेगी। आपने बोला 14 साल के बाद मां नहीं रहेगी, बेच करके मैं जब बोल रहा हूँ वाणी को विराम दीजिए। ओके, बोलिए। मुझे सच सच बताना, बंगाल चुनाव के रिजल्ट के पहले आपने कल्पना भी की थी कि ऐसे तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम्हें बताएं हम? लेकिन कह रहे हैं ना, ये वोट की ताकत है। नहीं, तुम कौन हो जो तुम्हें बताएं? अब ये पूछ रहे हैं केंद्र सरकार ने पहलगाम में तुम्हारी क्या सुरक्षा हैसियत क्यों है? नहीं की? बीजेपी मैं इस सवाल बात करे। से सहमत हूं। बीच में बोल रहे हैं। अब आप बीच में बोल रहे हैं, शांति। लेकिन आप ये बताइए, हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपने देश की अच्छा, सुरक्षा तुम्ही करे। क्या तो बीजेपी जब से? ये घर घर में तुम शिक्षा क्या देंगे, बीजेपी से? ये काफिर है। कि ये जिनकी तिलक वजह वाले से को मर गए सवाल हैं। पूछने का अधिकार नहीं। ये भगवा वाला क्यों बैठा हुआ है? बचपन से कट्टरपंथ की शिक्षा दोगे, गली गली में बच्चों को चाकू तलवार बम लेकर घूमने दोगे? कहां कहां तक सरकार सुरक्षा करेगी? ये कहां हो रहा है? अपने घर को सुधारो, अपने अंदर सुधार करो। और अमीश भाई, मैं बार-बार कहता हूं, मुसलमानों में समाज सुधार की आवश्यकता है। तो ये मुझे कहते नहीं जी, नहीं होगा। मुसलमानों में समाज सुधार नहीं होगा। हमें समाज सुधार की बात करनी चाहिए। और इसकी सच्चाई बताता हूं, शांति, शांति। इसकी सच्चाई बताता हूं। मुझे माइक दीजिए आप। ये ऑब्जेक्शन, अरे मुझे माइक दीजिए आप। किसी भी धर्म को जो इस देश का धर्म है, यहाँ के लोग हमारे अपने हैं। 1947 के बाद ठीक है, यहाँ पे रहे। आपने बोला, आप कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सुनिए, एक सेकंड, आप मेरा नहीं ये गलत है। ये बोले आप मौलाना माफी नहीं। एक सेकंड। ये जो हिंदू बैठे ये काफिर नहीं है मेरे भाई। ये बोलो, ये सब जन्नत में जाएंगे। बोलो बोलो बोलो। आप इनके खिलाफ बच्चों को भड़काते हो। आपने बोला सरकार करे, आतंकवादी है। ऑब्जेक्शन है। एक आप मेरी इस इत्मीनान से, मेरी शांति से। मैं मुसलमान हूं, मेरी जिम्मेदारी है। वो कह रहे कि आप मुसलमानों को बोल रहे हैं। आपके बच्चे घूम रहे हैं, आप शिक्षा क्यों दे रहे हो उनको ऐसी? पाकिस्तान जीतता बम क्यों फोड़ते हो आप? नहीं, देखिए ये नहीं, अमीश भाई, मैं मुसलमान हूं, मेरी जिम्मेदारी है यार। अभी आपने सुना, थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, बड़ी बहस हो गई, लेकिन मैं फिर कहता हूं किसी धर्म विशेष पे किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सब लोग इस देश का हिस्सा हैं। कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आपका सवाल क्या है, फिर मैं उधर से सवाल ले रहा हूं। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है, आप लोग अभी तक इतने हिंदू मुस्लिम होता नहीं है जितना आप लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने भी सबसे पहले क्या बोला, अरे भैया पूछा भी किस टाइम के लिए? आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमने तिलक लगाया तो हम बेकार हैं, और आपने टोपी बनाया तो आप बहुत बढ़िया हैं? नहीं, ये किसी ने आपको नहीं बोलने का प्रयास किया। ठीक है, आपका अच्छा सवाल है। ये आपने ये करा, अंसार साहब, डिबेट की शुरुआत में आपने करा। क्या आपको लगता नहीं कि कोई मेरा आशय कोई गलत चलो नहीं अच्छी था। बात, आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। मैंने कोई आशय मेरा गलत नहीं था, लेकिन जो सवाल आपने हिंदू मुसलमान का किया है, मेरे भाई, अगर किसी मुसलमान ने हिंदू मुसलमान किया हो तो एक क्लिपिंग आप मुझे दिखा दीजिए। लेकिन हाँ, मैं शमशान कब्रिस्तान, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं हिंदुओं का काम करूंगा, ये मैं क्लिपिंग आपको दिखा सकता हूं। ठीक है। ये साहब कह रहे थे कि जो है सब में समान कानून लाना चाहिए, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं यूसीसी का? मैं आपकी बात से सहमत हूं। सरकार ड्राफ्ट ले आए, हम तैयार हैं। ओके, चलिए आ रहे हैं। उत्तराखंड में आ गया है। उत्तराखंड में यूसीसी बीजेपी की सरकार लाई है, ठीक लाई है।
असम में ला रही है, ठीक ला रही है। आपको जो पढ़ा रहे हो मत पढ़िए, हमसे पूछिए। नहीं, यूसीसी जो ला रही है ठीक है, नहीं सवाल है लाइए, सवाल मेरा नहीं कर रहा। जो यूसीसी ला रही है बीजेपी उत्तराखंड में, असम में, वो सही ला रही है गलत ला रही है? सर यूसीसी लाए, आप पब्लिक, आप जो समाज, जो पार्टियां हैं उनके सामने आप रखती हो, तो प्लान क्या है आपका? लागू हो चुका है, आप उसमें कहो कि आदिवासियों को अलग कर देंगे। अंसार साहब, मैं एक बात कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे ये आशा की जाती है आप इस डिबेट में इनकी काट, जो भी आपको बात कहता है काट है। आप बच्चों की पढ़ाई की बात करिए, आप मुस्लिम बच्चों में गजब की स्किल होती है, लेकिन एक समय आता है पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। आपके घर में एसी या कुछ भी काम करना आएगा, मुस्लिम लड़का होगा, उस पर डिग्री नहीं होती। आप मस्जिदों के अंदर उन बच्चों को पढ़ाइए। आजकल मुस्लिम बच्चे, एक मिनट, आजकल मुस्लिम बच्चियां इतने अच्छे पढ़ रहे हैं, आप जाकर देखिए, अवार्ड विनिंग नंबर ले रहे हैं। एक नूह का बेटा और बेटी साइंस की जो भाभा इंस्टीट्यूट है उसके अंदर गए हैं। आप इन सब की काट में केवल बड़ी अच्छी बात आपने, बहुत अच्छा। आप बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सबसे पहले कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ। ओके ओके ओके, मेरा एक बात है, बात चाहिए मुझे। ओके ओके, लेकिन ये आपने अच्छा सुझाव दिया। देखिए इस देश की सेकुलर सियासत, इसको अंसार रजा कई बार कह चुके हैं, इस देश की सेकुलर सियासत ने अगर किसी को मारा तो उस देश के मुसलमान को ही हिट करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का बिगेस्ट हिट मुस्लिम है। और अंसार रजा, क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? अभी भी मुसलमानों को भड़काने का काम होता है। देखो, तुमने सड़क पे नमाज दी, आपने खुद बोला, बतौर एक मुस्लिम मौलाना आपने बोला सड़क पर नमाज करने को हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन विवेक आपके बगल में होकर भड़का रहे हैं, ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, केजरीवाल का क्या हाल हुआ आपको पता है? इतने बड़े ऑडियंस के सामने कह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान का हैदराबाद का शेरवानी वाला नेता, सुनिए मेरी बात, वो जब इतनी बड़ी कौम को ललकारता है तो हमको तकलीफ होती है। हम हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हमारा मुसलमान नहीं चाहता कि किसी आदमी को गाली दी जाए। सियासत अपनी जगह है, आप ललकार नहीं सकते हिंदुस्तान के 100 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को, नहीं ललकार सकते, ना कोई मुसलमान आपके साथ लेकिन खड़ा आप होगा। सिर्फ हैदराबाद वाले को बोल रहे हैं, ये तो मैं बगल में खड़े हैं। हम उनकी बात करेंगे जो हमारे बारे में सोचेंगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर कोई मुसलमानों का झंडा लेकर के चले तो हम उनके बारे में जवाब नहीं दे सकते। दूसरी चीज, केजरीवाल के बारे में मैंने तो आपको यही कहा था कि इनकी लुटिया डूब गई, यही कह के गया था मैं तो आपके यहाँ। यार आपके यहाँ तो रिकॉर्ड इतना वायरल हुआ है वो वीडियो जिसका कोई शुमार नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, पर वो भी आपकी चिंता करते हैं केजरीवाल जी, सर वो नहीं, विवेक जी भी करते हैं। अब मसला ये है, अब करके दिखाएं ना, अब करके दिखाएं चिंता। नहीं, चिंता तो आए करनी ना, पड़ेगी। क्यों नहीं निकले रोड पे ईद के दिन? करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान ऐसा काम करे जिसमें किसी भी भाई को, भारतीय आदमी को किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। ठीक, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसमें मेरा एक ऑब्जेक्शन, बिल्कुल नहीं, इसमें मेरा एक ओके, सरकारों की, ठीक है, ओके, सवाल बीजेपी से किसी का सवाल है? ओके ओके, बीजेपी से सवाल है, क्या सवाल है सर? बोलिए, खड़े होकर पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि देश की जितनी सीमा है उसके 50 किलोमीटर के अंदर तक, इसकी 50 किलोमीटर अंदर तक जो उसका है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो चाहे ममता थी, चाहे पंजाब में कोई भी था, कोई जितने भी बॉर्डर है, वहां से घुसपैठिया 50 किलोमीटर तक अंदर कैसे आता है उसके बाद ममता के हवाले होता है। पहले तो आप लोग अंदर लाने देते हैं। और दूसरा, मोदी जी 2 साल हो गए, महबूबा मुफ्ती, ये जो 2 साल हो गए हैं शेख हसीना को लेके बैठे हैं, वो नहीं आपको घुसपैठिया नजर आती? उसको तो आप लेके बैठे हैं, वो हेलीकॉप्टर लेके फटाफट आ गई शामो शाम, वो घुसपैठिया नहीं है, उसको भी निकालिए। ओके ओके, जवाब। पहली बात तो देखिए, आप सच को झुटला नहीं सकते। अगर बॉर्डर पर फेंसिंग होनी है, बॉर्डर की जमीन केंद्र को सौंपी जानी है तो सौंपी जानी है, कोई राइट लेफ्ट नहीं। हम, अच्छा, मैं आपके साहब, आपने क्वेश्चन पूछा, आपको उत्तर सुनना पड़ेगा, आपको डिबेट करनी आ जाइए। देखिए, साफ बात यह है, अगर हम तो गलत बोल रहे हैं, कैलकाटा हाईकोर्ट गलत बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया वेस्ट बंगाल की सरकार को कि आपको फेंसिंग के लिए जमीन देनी पड़ेगी। बीएसएफ कहां जाकर के बांध बनाए, केंद्र कहां जाकर के बांध बनाए, जमीन का एक एक टुकड़ा, खसरा खतौनी, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ होता है, किस पे बनाएंगे आप? ये पहली बात। दूसरी बात, यहां पर सही और गलत को कहने के लिए घुसपैठियों की डिबेट में हिंदू मुसलमान होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घुसपैठिया तो घुसपैठिया है। ये हिंदू मुसलमान, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें अंसार रजा साहब ने कही, ये अच्छी बातें केवल कहने के लिए नहीं होती।
केवल कहने के लिए नहीं होती। मैं आपको आंकड़ा बोलता हूं। वो कह रहे हैं शेख हसीना भी तो घुसपैठिया हो गई। मैं शेख हसीना पे भी आ रहा हूं, तीनों बातों का उत्तर दूंगा। मुसलमानों की बात, दो कांग्रेस के जो मुस्लिम उम्मीदवार आसाम में जीते, किसी मुसलमान की बात की? आप इन्हीं ने की ना, हमने तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की थी। सच्चाई की बात यह है, मैं आपको आंकड़ा देता हूं, 78.45% बंगाल के अंदर हिंदू था 1951 में, 2011 के सेंसस में घट करके 70% हो गया। यह बात बोलने के लिए मेरे को हिंदू और मुसलमान का चश्मा देखना पड़ेगा। सच्चाई है ये। अगर सरकार ने इसके लिए एक डेमोग्राफिक का कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई, क्यों नहीं अंसार रजा साहब स्वागत करते? क्यों नहीं बोल रहे कि बाहर से जो घुसपैठिया आ रहा है, किसी धर्म का हो साहब छोड़िए, वो घुसपैठिया है, वो भारत के रिसोर्सेज और भारत के लोगों पर नहीं बैठ सकता। ये दूसरी बात। राजकुमार भाटी, मैं अंतिम बात का भी जवाब देता हूं। शेख हसीना क्या आपको लगता है इसका इंपैक्ट, इसका असर जो कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है, असम में हो रहा है, अब यूपी का विधानसभा चुनाव है, अब योगी जी ने बोला कि अब माफिया हिंदुओं को डरा नहीं पाएगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैं योगी की तरह की सरकार चलाऊंगा, और अब वो नहीं होगा जो पहले होता आया था, यानी योगी मॉडल को फॉलो करा जा रहा है। क्या आपको लगता है यूपी में आपका संघर्ष बड़ा होने वाला है? माफिया मुस्लिमों को नहीं, मतलब हिंदुओं को नहीं डरा पाएगा, बाकी को डराएगा। इस पे तो आपको ही कुछ समीक्षा करनी चाहिए थी। योगी जी ने बोला, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। संवैधानिक प्रक्रिया से चुन के आए मुख्यमंत्री को यह कहना शोभा देता है कि माफिया अब हिंदुओं को नहीं डरा पाएगा। और अभी इसी सप्ताह में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने योगी जी से जवाब मांगा है, 19 माफियाओं की सूची दी है, नाम दिए बाकायदा, 16 एक ही जाति के हैं और 16 मुख्यमंत्री की अपनी जाति के हैं। उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है। योगी जी तो माफिया के नाम योगी जी तो महंत है। देखिए, जात न पूछो साधो की। अच्छा, योगी जी तो कहते हैं मुझे गर्व है कि मैंने क्षत्रिय जाति में जन्म लिया, मेरी जाति में तो भगवानों ने अवतार लिए हैं। योगी जी तो ये कहते हैं। आप कह रहे हो उनकी तो कोई जाति नहीं। अब आपको सही माने कि साधु की जात नहीं होती, आपको सही माने या साधु की जात नहीं होती है? योगी जी की तो होती है। साधु साधना करता है, योगी जी की तो होती है, साधना करता है, राजनीति में नहीं आता, लेकिन धर्म दंड उठाता है। ये शंकराचार्य जी ने घोषित कर दिया, जो राजनीति में आएगा वो साधु नहीं रहा। विवेक जी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को करना कुछ नहीं है। अभी आपने बीच में 370 का जिक्र किया। 370 जब हटाई गई थी तो दो बातें सबसे ज्यादा कही गई थी बीजेपी समर्थकों की तरफ से। एक तो ये कहा था कि जो कश्मीरी पंडित भगाए गए थे वहां से वो सारे वापस चले जाएंगे। दूसरा ये कहा था, अंधभक्त कह रहे थे अब तो हम प्लॉट खरीदेंगे। कोई मुझे सूची दे दे, सिद्धार्थ जी दे दें, कितने कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में बस गए हैं और कितने अंधभक्तों ने प्लॉट खरीदे हैं वहां। खून की नदियां बहेंगी, 370 हटा दिया, बीच में नहीं, एक बूंद भी नहीं गिरी। अच्छा ठीक है, एक सिद्धार्थ जी, आप तो एक सभ्य प्रवक्ता हैं। मैंने कहा एक ही बार आपको आपकी दवाई दूं, ना मैं आपके बीच में, ये बीच में नहीं बोल रहे। ओके ओके, तो इन्हें रिजल्ट भी बताना चाहिए। ये कह के और वापस घर में घुस जाते हैं, करते कुछ नहीं है। नोटबंदी करी थी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन बाहर आ जाएगा, 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, योगी जी की नकली नोट छपने बंद हो जाएंगे, सारे काम हो रहे हैं। यादव जी, सिद्धार्थ यादव जी वो कह रहे हैं योगी जी की जाति बता रहे हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म, कश्मीर में और सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा बम फटे हैं, 89% रिडक्शन, आतंकवादी घटनाओं में 89% रिडक्शन, आर्म्ड फोर्सेस की मृत्यु में 95% रिडक्शन। गिनती बताऊं कितने लोग मरते थे, कितने देश के सेनानी मरते थे, कितने सैनिक मरते थे। आप कह रहे 370 से कुछ नहीं हुआ। आपका दर्द बहुत बड़ा है, मुझे पता है। ये लोग कहा करते थे, सीना खोल खोल के कहते थे 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। कितनी भाई हो गए, दिखती रही, चुनाव हो गए, दिखी। अब लद्दाख पे भाग गए, अरे वो उसी का हिस्सा है। अभी मैं लेके वहीं हटी है 370। मैं तमिलनाडु तक लेके आऊंगा इनको। 370 वहीं हटी है भैया, तमिलनाडु में नहीं हटी। अच्छा ठीक है, मैं अब आता हूं। मैं अब एक सेकेंड, उन्होंने योगी जी की जाति बताई, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं सिद्धार्थ यादव? मेरे को लगता है कि मेरे को ये लगता है, वो समझ गया। मैं व्यक्तिगत तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर राजकुमार भाटी जी को कुछ दिन जातियों पर टिप्पणी से बचना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है बार बार जातियों पर टिप्पणी करना, मेरे अच्छे व्यक्ति हैं राजकुमार जी, मैं कहना नहीं चाहता, पर वो पहले भी इतना अपना विवादित मन बता चुके हैं, फिर से जातियों पे जाएंगे, ठीक नहीं। हाँ, छोड़ देना चाहिए। ये तो हाई कोर्ट कह रहा, मैं क्या करूं? हाई कोर्ट ने कही है। मैं रुक करता हूं। तो टक्कर में एक अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर के साथ मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन ये पब्लिक डिबेट टक्कर में सीएनबीसी आवाज पर जारी है। क्या आपको लगता है कि बंगाल में बन रहे नैरेटिव का असर यूपी के चुनाव पर पड़ेगा? लगता है आपको? पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की भूमि, स्वामी विवेकानंद की भूमि, इस भूमि का प्रभाव भगवान श्री रामचंद्र की भूमि, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो चैतन्य महाप्रभु की भूमि का प्रभाव राम जी और कृष्ण जी के वंशज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु अवश्य पड़ेगा उस भूमि पर जहाँ पर गंगा के तट पर वजू बना। कृष्ण के वंशज कौन है? ये भाटी साहब भी हैं। हाँ, सिद्धार्थ यादव भी तो है, ये भी है, यादव जी भी है। वहाँ तो पड़ेगा ही, हम सब हैं, मैं भी मानता हूँ। तो हम तो कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बननी चाहिए। भाटी जी कहेंगे क्या? पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो यूपी में होगा। वहाँ सरकार हारी, विपक्ष की सरकार बनी। यहाँ भी सरकार हारेगी, विपक्ष की सरकार बनेगी। यूपी में भी। और एक बात आप भूल गए, आप हमेशा वही बात करेंगे जिससे रोहिंग्याओं को लाभ हो, कट्टरपंथी। ये तो अपनी पार्टी का लाभ ढूंढ रहे हैं, लेकिन लाभ की बात आई है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपका एक बार फिर स्वागत है CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं टक्कर और आज के पब्लिक डिबेट एडिशन में हम बात कर रहे हैं घुसपैठियों की। तो मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है कि बंगाल में बन रहे नैरेटिव का असर यूपी के चुनाव पर पड़ेगा? लगता है आपको? पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की भूमि, स्वामी विवेकानंद की भूमि, इस भूमि का प्रभाव भगवान श्री रामचंद्र की भूमि, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो चैतन्य महाप्रभु की भूमि का प्रभाव राम जी और कृष्ण जी के वंशज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु अवश्य पड़ेगा उस भूमि पर जहाँ पर गंगा के तट पर वजू बना। कृष्ण के वंशज कौन है? ये भाटी साहब भी हैं। हाँ, सिद्धार्थ यादव भी तो है, ये भी है, यादव जी भी है। वहां तो पड़ेगा ही, हम सब हैं, मैं भी मानता हूं। तो हम तो कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बननी चाहिए। भाटी जी कहेंगे क्या? हमारे साथ आइए, हाथ से जोड़ के बताइए भाटी जी। कृष्ण जन्मभूमि बननी चाहिए। कल से कुदाल लेके चलते हैं, कल से ही बहुत बढ़िया। अरे ये कह रहे हैं, बोल दिया। अरे कल तक प्रवक्ता ने अखिलेश जी ने सुन लिया। तो एक दो बात और कहना चाहूंगा। 10 सेकंड यूपी में अवश्य प्रभाव पड़ेगा बंगाल का, क्योंकि ये वो यूपी है जहां गंगा के घाट पर वजू बनाकर बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और देश के लिए अपनी प्राण देते हैं गाजीपुर के हवलदार अब्दुल हमीद, देश के लिए देते हैं अपनी जान। तो वहां पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। दीपक की बात से सहमत हूं। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो यूपी में होगा। वहाँ सरकार हारी, विपक्ष की सरकार बनी। यहाँ भी सरकार हारेगी, विपक्ष की सरकार बनेगी। यूपी में भी। और एक बात आप भूल गए, आप हमेशा वही बात करेंगे जिससे रोहिंग्याओं को लाभ हो, कट्टरपंथी। ये तो अपनी पार्टी का लाभ ढूंढ रहे हैं, लेकिन लाभ की बात आई है। मैं कांग्रेस को कैसे भूल सकता हूं? कैसे देखिए, तमिलनाडु में जैसे DMK हारी, वैसे ही अब TVK के साथ चले गए। मतलब ये अपना क्या करा है आप लोगों ने। और अभी आपको लगा है शायद बंगाल के बाद समाजवादी पार्टी की स्थिति यूपी में होगी नहीं होगी। अब ऑलरेडी BSP सुप्रीमो के यहाँ आपके 2 नेता होकर आए हैं, उन्होंने मिलने का प्रयास करा, वो तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताइए, सवाल बड़ा पॉलिटिकल है, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी तरफ मत जाइएगा। सवाल सिर्फ ये है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या बसपा के साथ जाएंगे यूपी के अंदर, क्योंकि आपके नेता बसपा सुप्रीमो से मिलने के लिए गए, उन्होंने अपना द्वार नहीं खोला आप लोगों के लिए। अमीश जी, आपको सवाल करना चाहिए कि भाई आपका गठबंधन किसके साथ है। गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी के साथ ऑलरेडी है, तो जाने का सवाल क्या है बसपा के साथ? वहां क्यों गए थे वे? दूसरी बात अब सुन लीजिए, गए क्यों थे? गठबंधन तो आपका DMK के साथ भी था दीपक जी। लेकिन एक दिन आ रहे, अगले दिन जिस रात वो चुनाव आ रहे, अगले दिन आप बदल गए। मतलब सिचुएशनशिप वाले भी इससे ज्यादा देर साथ रह देते हैं। सवाल कर लिया ना। आप सुनिए, आपने नीतीश कुमार के जिसे नहीं पूछा कि आप कांग्रेस के साथ क्यों हैं। उन्होंने 2 साल लगाए, आपने जब भाजपा में गए तो 24 घंटे नहीं लगाए। सुन तो लीजिए भाई, आप सुन लीजिए, सुनते नहीं। मैंने तो पॉलिटिकल सवाल पूछा, नाराज मत होइए, मैंने तो सच्चाई बताई। मतलब DMK चुनाव हारी और आपने TVK की करी सवारी। एक ही बताइए, संविधान में कहीं लिखा है कि आप दल नहीं, भाजपा की तरफ तो दल बदल नहीं करते। अंसारा साहब, एक रात में ही पलटी मार गई कांग्रेस
चली गई टीवी के साथ, क्या एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब कांग्रेस की पलटी आपको दिखाई देती, दूसरों की नहीं दिखाई देती आपको पलटी, कि जहां रातों रात 10 एमएलए पता चला सवेरे किसी में बैठे हवाई जहाज में बैठे उतरे तो बाहर हो गए, वो नहीं दिखाई दे। कांग्रेस आपको इतनी खटक रही है कि 99 सीटें कैसे लेके आ गई, ये खटकी जा रही है कांग्रेस आप लोगों को। अरे सर वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ की हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, सबकी अपनी। देखिए वक्त का पहिया है अमीर जी, घूमता है, अभी घूम रहा है। तो आज हमसे ये कहा जा रहा है कि अब कोई माफिया हिंदुओं को नहीं डरा पाएगा, और यही कहने वाले पार्लियामेंट में रो रहे थे। ये वक्त की बात है दोस्त, वक्त का पहिया तो है, वक्त का पहिया घूमता है, वक्त का पहिया सबका वक्त आता है। वो जो ऊपर वाला है ना, वो सबको तराजू में तोल देता है, बिल्कुल ठीक बोले। जिसे लगता था कि उसे कोई छू नहीं सकता, वक्त का पहिया घूमा है। वो मुख्तार अंसारी जिसे लगता था उसे कोई छू नहीं सकता था, वक्त का पहिया घूमा है। वो हाफिज सईद जिसे लगता था पाकिस्तान तो क्या मैं हिंदुस्तान पे चढ़ाई करूंगा, वो आज डर कर छुप कर रहता है। वक्त का पहिया घूमा है, और जिस रामलला को 500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा, वक्त का पहिया घूमा है, और वहां धर्म की ध्वजा लहरा रही है। वक्त का पहिया घूमा है, कहते हैं ना वक्त का पहिया चलता है, दिन ढलता है, आदमी आगे बढ़ता है। ओके ओके ओके, वक्त यहाँ पे भी इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक एक लाइन में एक एक वन वर्ड में लेना चाहूंगा। ओके ओके ओके, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस इतना कहूंगा, वक्त के पहिए पे देखिए, संत वक्त की बात है। संत को कभी माला उठाना पड़ता है, कभी भाला उठाना पड़ता है, तो इसलिए संत का कभी अपमान नहीं करना। और वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ये कदापि नहीं होता है कि घुसपैठियों को, भ्रष्टाचारियों को, हत्यारों को देश में घुसने दिए। शरण जिसको चाहिए होगी वीजा पासपोर्ट से जो आएगा भाई उसका सम्मान हम करेंगे। ओके ओके, दीपक क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का खेल खेल रही है? बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी तक आया ना, बिल्कुल ध्रुवीकरण। देखिए 1986 में राजीव गांधी जी ने जो सीमा सुरक्षा के लिए बात करी थी, तार लगाने की बात करी थी, 3000 किलोमीटर कांग्रेस की सरकारों ने किया था, मोदी जी ने 5 किलोमीटर भी कोई बाढ़ नहीं लगाई अभी। राजीव गांधी के बाद आपके 2 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अरे भाई 4000 किलोमीटर थी भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश और हिंदुस्तान की सीमा 4046 किलोमीटर थी, तो उसको पूरा करने में इतने साल लगे। मोदी जी ने 1 किलोमीटर नहीं। आप पे आरोप है कि आप ध्रुवीकरण करने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र से लेकर अब यूपी तक। देखिए अमीर जी, वक्त का पहिया निश्चित तौर पर घुमा है, और लंबी गुलामी के अंतराल के बाद अब राष्ट्र का पुनर्निर्माण होने का ये जो पहिया है, ये अब घूमता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, आगे जाता ही रहेगा। इसलिए अपनी गाड़ी को देख करके, पीछे मुड़ करके उस पहिए पे सवारी को भूल जाइए, क्योंकि भारत जाग चुका, इस भारत का उदय हो चुका, और अब कोई भारत को पीछे नहीं लेके जा सकता। ये वक्त के पहिए ने ओके, वक्त का पहिया घुमा है। ओके, चलिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहां पर आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज का विचार, जिंदगी कुछ भी दोहराएगी नहीं, जो भी अच्छा मिले उसे बेहतरीन समझकर समेट लो बस। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के पब्लिक डिबेट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, हैव अ ग्रेट वीकेंड। लेकिन सीएनबीसी आवाज का मतलब है आपका मुनाफा, आपका फायदा, आपका लाभ। तो फिलहाल इतना ही, आपको मेरा नमस्कार। देखते रहिए देश